सर मुझे ऐसा लगता है कि एनएनएल सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत सारे रीजंस हैं और कोई एक वजह तो नहीं हो सकती इसकी। जैसे कि यहाँ का कंटेंट, सबसे पहली बात, किसी भी कोचिंग में जाने से पहले हमें ये तो पता रहना चाहिए कि कंटेंट का क्या लेवल होना चाहिए। और मैं जब यहाँ आया और मैंने पढ़ा, उसके अलावा आपने जो बताया यहाँ में और यहाँ में जो फ़र्क है, उसके लिए हमने आपकी गाइडेंस फॉलो की और वही मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनको भी करनी चाहिए। चलेगा बेटा, क्या हाल है आपके? बढ़िया, स्वस्थ मत ज़बरदस्त। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि सर बिना मेहनत के ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें प्रयास हमारे पूरे करने होते हैं और जो डेडिकेशन अभी आपका चल रहा है वही डेडिकेशन आपको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। एम आई राइट? तो इसी के साथ में जो बच्चे वहाँ बैठे थे, वहाँ से अब वो यहाँ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक दिन आपको भी वहाँ से उठ के यहाँ आना है। अरे हाँ या ना? तो चलिए, आप तैयार हैं उन सबसे मिलने के लिए? आर यू रेडी? अरे मिलना चाहते हैं उन लोगों से? कई सारे सवाल जवाब आपके होंगे, उन सारे सवाल जवाबों को अपन डिस्कस करेंगे और आपको भी पूरा मौका मिलेगा आपके जो सवाल हैं पूछने का। तो सवाल लेकर आए हैं आप, क्योंकि मैं पिछले टाइम भी आपसे कहा था जब मिले थे कि बेटा अपने अपने सवाल लेकर आना, ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको और ईजी अपन कर सके, ताकि दिक्कत बहुत कम रहे और सीधा एक ही मोटो रहे कि हमें आगे आने वाले नोट सेट में एनी हाउ हमें हमारा सिलेक्शन सिक्योर करना है। अरे यस और नॉट? चलिएगा, तो बस कुछ ही पलों में आपके साथी आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उम्मीद करता हूँ आप स्वागत करेंगे, और क्योंकि आप आज उनके लिए तालियां बजाएंगे तो कल आपके लिए भी बजेगी, आया ना? तो हमें हमारे पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि बिना कुछ किए ही जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एम आई राइट? तो बस आ रहे हैं आपके दोस्त, आपके साथी, आपके सीनियर्स, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। आज उनकी मेहनत को आप खुद अपने एक्सपीरियंस कीजिएगा उनकी ज़बान से। चलिएगा, आइए बेटा। आप सबके प्यारे चहेते हमारे सचिन सर भी हमारे बीच आ चुके हैं। सचिन सर, योर मोस्ट वेलकम, आइए प्लीज। और आप सबके साथ क्लास में रहने वाले, आपके डाउट सोल्व करने वाले, आपके साथ कदम कदम पर साथ चलने वाले दिनेश सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। दिनेश सर, स्वागत है आपका, आइए सर, जोरदार तालियां हो जाए बेटा। और बाकी हम दोनों के बारे में कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, हम भी आपके साथ लग रहे हैं लगातार तरीके से। तो चलिएगा, तो सबसे पहले राजीव सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि प्लीज इनका नहीं आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप कीजिए एज अ ब्रांच इंचार्ज। चलिए, साथ देना दीजिए बेटा। अच्छा वाला फोन हो तो फोटोज खींच लो। हो गया फोटो सेशन? हमने खींच गया ना बेटा तरीके से फोटोज। चलिए सचिन सर, आइए, बच्चों को बुके खुला हुआ ही है वो, आजकल फैशन का जमाना है। घर में जा चलिए दिनेश सर, आइए सर, बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? लो बेटा, फोटो को लेना। चलिए राजीव सर गिफ्ट कर दीजिए, अभी हैं गिफ्ट हैं। चलिए रख लेते इसको। चलिए बेटा विराजिए, साफे कंफर्टेबल हैं या नहीं हो तो फिर उतार सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, ले जाना घर पे साथ में। इन्हें उधर रखवा देते बेटा, रखवा देते। ले बेटा, ऐसे उधर रख दे, उधर। चलेगा सचिन सर, विराजिए।
दिनेश सर विराजिए, राजीव सर विराजिए। पहले तो मेरा सवाल ये कि आप दोनों इधर देख किसको रहे हैं? दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये इनके पुराने फोटोज में से जुगाड़ किया गया है, फोटोज निकाले गए हैं क्योंकि इनके फोटोज आ नहीं रहे थे, इन सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे ना बेचारे, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया क्योंकि सब कुछ त्याग इन्होंने कर रखा था इनके जीवन में, और त्याग के बिना कुछ नहीं होता है। तो चलिएगा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू किया जाए। पहले हम पूछ ले फिर आप पूछ लेना। रेडी? तो चलेगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल चित्रांश, मेरा सवाल आपसे ये है कि एनएनएल ने आपकी किस तरह से हेल्प करी है? माइक अपने साथ कैरी कर दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि एनएनएल सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत सारे रीजन से हैं और कोई एक वजह तो नहीं हो सकती इसकी। जैसे कि यहाँ का कंटेंट, सबसे पहली बात, किसी भी कोचिंग में जाने से पहले हमें ये तो पता रहना चाहिए कि कंटेंट का क्या लेवल होना चाहिए। और मैं जब यहाँ आया और मैंने पढ़ा तो टीचर भी काफ़ी अच्छा समझाते हैं और एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि मतलब हर पल गाइडेंस मिलेगा आपको। और कंटेंट जब पेपर में बैठे, देखो मतलब जहाँ तक पेपर नहीं देते वहाँ तक तो एक थोड़ा सा रहता है ना, बट मैं तो पेपर दे के आया हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 160 में से 140 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो यूँ लग रहा था कि सीधे वर्कबुक में से आए हैं, सीधे। और थोड़े बहुत तो इधर उधर से हो सकते हैं। बाकी यूँ है कि मतलब एनएनएल बेस्ट है, सीबीटी की सुविधा। उसके अलावा यहाँ पर जैसे मुझे कोई डाउट आता था या फिर मेरे साथियों को किसी को भी डाउट आता था तो हम सुब्रा मैम, पवन सर, दिनेश सर, किसी के पास जाकर बैठते थे और ये लोग हमें मोटिवेट करते थे कि ऐसा होता है और इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम करते रहो। और इन्होंने एक ही बात कही थी जब हम यहाँ आए थे कि सिलेक्शन तो सभी ले सकते हैं पर सभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो बस कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, सिलेक्शन तो हो जाएगा। ये ही थे इनके वर्ड और शायद हमने ऐसा किया भी तो इस वजह से। और एनएनएल इसी वजह से बढ़िया है कि यहाँ सब सपोर्टिव है, हर चीज़ सपोर्टिव है। अगला सवाल सचिन सर। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मेरा सवाल तो नहीं यार, मैं तो आपसे बातें ही करने आया हूँ। सीधी सी तो ये है कि पहले तो ये बताओ यार आपको कैसा लग रहा है, मतलब लाइक सामने, मतलब मैं बहरहाल सीधी सी बात है यार, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस में कुछ कदमों का फर्क है अगर देखा जाए तो, राइट? आप यहाँ बैठे हैं और ये बहुत सिर्फ 4 कदम का फर्क है, बट इसमें शायद 6-8 महीने लग गए आप लोगों को ये कदम, ये सफर 4 महीने का, 4 कदम का सफर, राइट? तो अब कैसा लग रहा है कि यार ये, आई थिंक दिस इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग दैट यू एवर हैड। सो आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क यू कि घर पे कैसा माहौल है, खुद को कैसा लग रहा है, और बताते हुए, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कैसा लग रहा है कि हाय, आई एम एन नॉर्सेट रैंकर एंड आई गॉट दिस नंबर। कैसा लग रहा है, मतलब बस यही मेरे को और कुछ नहीं पूछना, ये बताओ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेहनत करी थी वो मिल गई, तो उससे बेस्ट फीलिंग कुछ भी नहीं हो सकती है। घर वाले सब खुश हैं क्योंकि वो भी यही चाहते थे हमारे लिए कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। उसके अलावा आपने जो बताया यहाँ में और यहाँ में जो फ़र्क है, उसके लिए हमने आपकी गाइडेंस फॉलो की और वही मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनको भी करनी चाहिए। बीच में थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सही है क्या, कोर्स कम तो नहीं पढ़ा रहे, बाकी कोचिंग वाले तो ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था, सचिन सर पढ़ाते थे, मैं सोचता था कि ये इतना कम पढ़ा रहे हैं, बाहर से आ गया नॉर्सेट में तो क्या होगा हमारा, ये सब। लेकिन फिर मैंने ऐप में जो सारे MCQs किए तो उनसे मुझे ये पता चला कि ये जो मैटर है वो सफिशिएंट है। PYQ देख के भी यही पता चला, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसी ट्रैक पे चलूँगा, जो सर और गाइड कर रहे हैं पूरी कोचिंग वाले वही अपन करेंगे, उसी के साथ चलेंगे। और वही मैंने किया, बार बार नोट्स को रिवाइज़ किया, लास्ट एग्ज़ाम तक 10 बार रिवाइज़ कर दिया था। ऐप में जो जितने भी MCQ थे वो सारे किए रैशनल के साथ, तो बस उसी से ही 90% टास्क पूरा हो चुका था। और बाकी जो एनवायरनमेंट की बात है कि वहाँ पे आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, वो यहाँ पे आपको CBT पे सेम टू सेम मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के। दैट्स ऑल आई वांट टू से। चित्रांश, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा ही सही, मतलब डेफिनेटली। सभी को, घर वाले भी खुश हैं इस बात से कि पहली बार में निकल गया और सब बढ़िया है। और वही है कि ज़्यादा बड़ा पड़े यार, पहली बार ये ज़्यादा बड़ा पड़े यार कि जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं यार, हमें नहीं पता होता है कि क्या करना है आगे जाके, कि साल भर तो हमारा ये लग जाता है ना यार कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नोट्स बनाने यार
क्योंकि फिर आगे बच्चों को भी तो दिखाना है कि मैंने ये कोर्स कराए थे। हाँ, तो मैं क्लास में हमेशा बोलता अरे भाई वसीयत में थोड़ी ना लिख के जाओगे यार, इतना सा लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए। सही है। ना? तो पहली बार में निकल गई, ये ज्यादा बड़ा बर्डन, ज्यादा इम्पोर्टेंट। वही मतलब मैं तो यूं ही कहना चाहूंगा कि मतलब एनएनएल पे जो गाइडेंस मिल रहा है ना, उसे बस वही ट्रैक है। मतलब सबको पता है कि मंजिल वहाँ है, ये भी पता है उसे पाने के लिए चलना है, दिक्कत है किस रास्ते पे चलना है, और वो रास्ता एनएनएल बहुत इजीली बता देता है, बहुत इजीली, बस चलते जाओ, बस वही है। बेटा देख रहे हो आप, इनका एक कॉमन सी चीज निकल कर आ रही है, और कॉमन सी चीज में एक बात जो मैं आपसे लगातार कहता हूँ, दिस इज द कंसिस्टेंसी, यस और नॉट। तो वही कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से ये 2 दिन पहले वहां थे और आज यहाँ हैं, और कल ये अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बस रिजल्ट आ गया है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, एम्स अलॉट होने वाला है। और जो इनका ड्रीम जॉब था, वो सबसे बड़ी बात यही कि दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट है और दोनों कॉलेज से पास आउट है। और एक और बात मैं रखना चाहता हूँ आपके बीच में दोस्ती यारी को लेकर, कि दोस्ती यारी हो तो इनकी जैसी हो। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं। कुछ एक कारणों की वजह से दीपेंद्र की तबीयत की वजह से बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट स्टिल इनका जो फोन चलता था ना, जैसे तुम्हारा किसी महिला मित्र से पुरुष मित्र से चलता हो 1-2 घंटे, वैसा इनका आपस में चलता था। सिर्फ डाउट डिस्कशन हो रहे हैं, तू कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इस क्वेश्चन का क्या रेशनल होगा, कोई बकवास बात नहीं सर। यहाँ भी अगर कहीं पे कोने में बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो उस बात में ये बात नहीं कर रहे कि खाने में क्या खाना है, वहां ये बात हो रही है कि कितने क्वेश्चन हो चुके, मेरे इतने हो गए और मेरे इतने नहीं हुए। बात समझ रहे हो आप? ये होती है यारी दोस्ती। तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि यारी दोस्ती कुछ इस तरह की होती है कि दोनों ने एक साथ निकाला है, दोनों के नंबर इक्वल हैं, लेकिन रैंक में 400 का फर्क है। इसलिए आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो ना, वहां आपको प्योर कॉन्शियस माइंड के साथ अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि वो 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं आपके लिए। इनसे जानेंगे वो 3 घंटे का सफर इनका कैसा रहा। लेकिन एक छोटी सी बात अब मैं दोनों से ही पूछना चाहता हूं कि आपने जो 6-8 महीने का सफर यहाँ पर तय किया, सबसे यूनिकनेस या यूनिक फीचर क्या लगा आपको, जिसने आपको कहीं ना कहीं हेल्प की हो बेटा? यहाँ जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है बार बार, और मुझे ऐसा लगा कि एट द एंड में एमसीक्यू ही करने हैं। वहाँ पर वो 160 क्वेश्चन आएंगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। तो यही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करते थे, टीचर्स भी बार बार बोलते हैं कि तुमसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने करो, और फिर उसके बाद जो बात बोलते हैं टीचर, क्वेश्चन कर रहे हो इससे भी ज़्यादा मैटर ये चीज़ कर रही है कि तुम उसके रेशनल देख रहे नहीं देख रहे। और अपना एनएनएल का जो एप्लीकेशन है, उसमें जो रेशनल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। देखो कुछ कुछ गलतियाँ हर जगह पाई जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छाई हर जगह नहीं पाई जाती, और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छाई है। तो वही है कि मतलब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तब इजीली हमें रेशनल वहीं अवेलेबल हो जाता था, और जैसे जो क्वेश्चन हम गलत करते थे तो इन्होंने कहा कि आप उसे मतलब किसी भी एक अपने एरर बुक बना लो और उसमें लिखो। तो यूनिकनेस मुझे ये लगी कि यहाँ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मैंने बुक्स भी किए, लेकिन जो फील उन क्वेश्चंस को करने में आता था ना, वो इतना प्रेशर दे जाते थे जैसे मैं वहीं बैठा हूँ एग्जाम हॉल में। तो वो मुझे सबसे सही लगा यहाँ का। दीपेंद्र, सेम सवाल आपसे, यूनिकनेस फीचर क्या लगा? सर यूनिक फीचर ये लगा, यहाँ पे जो जनता बैठी है और वो जो एनएनएल पे बैठी है, वहाँ पे एजीओप पे, यहाँ पे एजीओप पे और वहाँ नोएडा पे, उनका एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक बार है वो उन्होंने सेट कर रखा है। तो आपके पास में जो पीयर प्रेशर है वो इतना अच्छा है कि आपको उनसे आगे निकलना है। उनको ऑलरेडी एक बार सेट है, आप उस हिसाब से मेहनत करोगे और आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप लीडर बोर्ड देखोगे, आपकी रैंक आपको अच्छी नहीं दिखेगी, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। तो दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। और उसी से मैंने गो थ्रू करके ये अचीव किया। तो यार ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आपका ना एक सेट है लेवल, राइट। आप अपने दिमाग को बताओगे कि आपको क्या करना है, राइट। आप खाना खाते हो, आपको पता है कि आप 5 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, 6 रोटी खाते हो, राइट। बट आपको पहले पता है ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं पहुंच पाओगे। अनटिल अनलेस आप अपने आप को ये नहीं बताओगे कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, मुझे इतनी रैंक के लिए काम करना है, तो आप शायद नहीं कर पाओगे उसके लिए। वो एक बहुत ज्यादा रैंडम सिटी उसके अंदर आ जाती है, राइट। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप अपना टारगेट सेट करो कि मुझे ये करना है। अगर आप यार यहाँ तक नहीं पहुंचे ना, तो आप यहाँ तो रहोगे एटलीस्ट। मैंने आपको, जैसे कल मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको यही बोला, यार आप टॉप 100 के लिए काम करोगे ना, तो अगर ऊपर नीचे भी कुछ अटक गया तो 500 पे आके अटक जाओगे ज्यादा से ज्यादा।
लेकिन अब काम ही 1000-2000 के लिए करोगे तो अटक गए तो फिर तो गए ना काम से। समझ रहे हो बात को? तो वो वाली बात है। तो अभी मेरा सवाल दोनों से ये है कि जैसे इन लोगों का सवाल है बेसिकली ऐसा समझ के चलना है कि यार सर हम ना क्वेश्चन कर रहे हैं, सर वो ना नेगेटिव हो जा रहा है बार बार, हम कर रहे हैं 30 नेगेटिव चले जा रहे हैं, 35 नेगेटिव चले जा रहे हैं, क्या करें? हमें छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन करना, या फिर सर हम क्या करें उसके लिए? क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं क्लास में भी समझ में आ रहा है, घर जाते हैं वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो बार बार नेगेटिव चले जा रहे हैं, तो हमें ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, सो यू फील लाइक यार ये तो बहुत नेगेटिव जा रहा है, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे नाम नीचे आ रहा है, तो मतलब लाइक कैसे उस ट्रॉमा को कैसे मैनेज किया और उस जो दलदल है वहां से कैसे बाहर निकले आप? सर जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे एकेडमी में, तो सबसे वीक सब्जेक्ट था मेरा FON। मेरे उसमें बहुत नेगेटिव जाते थे। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे सबसे इजी भी वही लगा, लेकिन जब नेगेटिव जाते थे तो मैं ये सोचता था कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इसको करते रहना है और तब तक करते रहना जब तक सही ना हो जाए। और लास्ट में जाते जाते प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि कोई मुझे नींद में उठा के ही पूछता तो मैं बता देता, क्योंकि मैंने उस ऐप के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और उस ऐप पे 40,000 अराउंड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज मिला के, उनमें से 3 से 4 तो रिपीट है। तो आप उनको करोगे, उनके रैशनल पढ़ोगे, तो जाते जाते एंड में आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे डेवलप हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसको आराम से सही कर दोगे। जब आपके पास एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ऑटोमेटिक सही करके आओगे, क्योंकि एक पाथवे आपके ब्रेन में डेवलप हो चुका होगा। तो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। यही एक है मंत्र इसका कि नेगेटिव हो रहे हैं तो क्या करें, बस। नेगेटिव होते हैं, और जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए तो मुझे एक बात समझ में आई, मतलब नेगेटिव होते तो मैं ऐसा सोचता था कि मतलब सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता ना, मतलब नेगेटिव तो होंगे, और नेगेटिव हो रहा है मतलब मुझ में कहीं ना कहीं अभी तक थोड़ी सी कमी है, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए बजाय ये सोचने के कि नेगेटिव हो रहे हैं। और जो क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, या कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज दिन तक टच ही नहीं किए? अगर मैंने वो क्वेश्चन कभी नहीं देखे थे तो मैं 2 चीजें सोचता था, या तो मेरा तुक्का ही होता है, वो नहीं बैठ रहा, या मैं गलत अप्रोच से उस चीज को सोच रहा हूँ। पढ़ा हुआ अगर गलत होता था तो मुझे उस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। मेरे दिमाग में ये 2 चीजें, और लास्ट में आते आते मुझे एक चीज पता लगी कि MCQ सोल्व करना सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ये एक आर्ट है। MCQ सोल्व करना एक कला है। हम जब बहुत ज्यादा MCQ कर लेते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक सही आंसर पे जाने की कोशिश करने लग जाता है, जो हमें भी नहीं पता कि कैसे हो रहा है, बट होता है। और जिन 2 क्वेश्चंस में हम अभी 2 ऑप्शंस में अभी कंफ्यूज हो रहे हैं ना, लास्ट में आते आते हम 90 और 10 पे पहुंच जाएंगे कि 90% तो यही होगा, 10% और अपन 10% को थोड़ा नेग्लेक्ट कर ही देते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब MCQ प्रैक्टिस आर्ट है, और ये किसी भी आर्ट को पाने के लिए हमें उसमें खोना पड़ेगा। तो आप MCQ प्रैक्टिस बड़ी शिद्दत से करोगे ना, तो एट द एंड ऐसा होगा कि आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ऑटोमेटिक। थोड़ी नॉलेज लगेगी बट स्टिल कर लोगे आप। क्योंकि बेटा इस बात से आपको एक बात ये सीखनी है, क्वेश्चंस हमें करते चलना है। अगर गलत हो रहे हैं तो सीखने को ही मिलेगा कि गलत क्यों हुआ, am I right? तो इट मीन्स लर्निंग आपकी चलती रहनी चाहिए। वही बात होती है सर, अगर आपको भागा नहीं जा रहा तो चलो, चला नहीं जा रहा तो रेंगो, लेकिन रुको मत। अब यहाँ पर इनसे एक दूसरी बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। बरसात मार्केट में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, डिस्कशन होता है, वो कहते हैं कि सर सैटेलाइट में पढ़ें उससे अच्छा तो हम वर्चुअल ही शिफ्ट हो जाते हैं। कई सारे बच्चों का मेरे पास क्वेरीज आई हैं। यहाँ पर ये बच्चे सैटेलाइट में थे तो कुछ इस माहौल को, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपने सैटेलाइट मोड में रहते हुए कंटिन्यू अपनी क्लासेस को करते हुए अपनी रैंक को सिक्योर किया है। तो दोनों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सैटेलाइट मोड ने आपकी किस तरह से हेल्प करी आपकी जर्नी को वहां तक पहुंचाने के लिए? हम अगर घर पे रहते हैं और सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगा, तो उसमें ऐसा होता है कि आज अगर मैंने क्लास छोड़ दी तो कल मेरे से ये कहने वाला कोई नहीं है कि भैया कल कहाँ था और क्लास कैसे छोड़ी। और हो सकता है मैं 4 दिन स्किप कर दूं तो वो 4 दिन लास्ट तक स्किप ही रहे, हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ने आते हैं ना, तो हमारा एक रूटीन सेट होता है कि हमें सुबह उठना है, 9 बजे जाना है, टेट देना है, क्लास लेनी है, शाम को आना है। जब इस रूटीन में अपन ढल जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें ऐसी लगती है कि यार ये तो अच्छा है, मतलब
ठीक है, सब अच्छा ही चल रहा है ना। अब जब हम रोज रूटीन में आ जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी हमसे कहने लग जाता है कि हम कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सैटेलाइट में एक ही तो डिफरेंस है कि सर यहाँ पर बैठे नहीं है, यहाँ पर चल रही है अपनी क्लास, बाकी पूरा एनवायरनमेंट तो ऑफलाइन की तरह है। तो सैटेलाइट को हम ऐसा एज सच ऑनलाइन नहीं ले सकते बिल्कुल कि ये तो ऐसे जैसे फोन में क्लास देखना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पूरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिल रहा है अपन को, मतलब यूँ कह सकता हूँ कि ये है ही क्लासरूम। बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ फिजिकली अपने सामने फैकल्टी नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। इवन वहाँ जो हो रहा है दिल्ली में वही यहाँ हो रहा है, लाइब्रेरी है, सीबीटी है, सब कुछ सेम है, जो ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं मिल सकता। गाइडेंस है, मेरे नहीं आने पर मुझे डांटने वाले यहाँ पर बैठे हैं, पर ऑनलाइन में नहीं बैठे हैं। तो मैं यही मतलब कहना चाहूंगा कि सैटेलाइट का मतलब बिल्कुल ऑनलाइन नहीं है। सैटेलाइट का मतलब सिर्फ सैटेलाइट है जो कि बोर्ड पे मतलब जो अपना ये है एलईडी, इस पे सर पढ़ाएंगे और यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे वो, बाकी सब ऑफलाइन की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। डिफरेंस मुझे भी नहीं लगता है, जैसे चित्रांश ने बोला। डिपेंड करता है कि आपको कैसा एनवायरनमेंट सूट होता है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ कंफर्टेबल हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सैटेलाइट पे नहीं पढ़ सकते, आपको एनएनएल अकेडमी जाना चाहिए, तो मैं मना नहीं करूँगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। आप जाके 1-2 दिन देख सकते हो वहाँ का कितना केओटिक एनवायरनमेंट है। आप वहाँ के एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंज्यूम होगे या पढ़ पाओगे, आपको खुद को पता चल जाएगा। दिल्ली का एनवायरनमेंट हर कोई रह नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं रहा हुआ हूँ 2-3 महीने वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वो सारी सेम चीज़ मिल रही है। सैटेलाइट में जैसे कि चित्रांश ने बताया, सिर्फ इतना सा फर्क है कि टीचर फिजिकली अवेलेबल नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास सब कुछ है। आपका सेशन होता है, पवन सर है, सर रेगुलर विजिट करते रहते हैं, और वो टीचर्स भी यहाँ पे विजिट करते ही हैं मंथली या जब भी कोर्स पूरा हो जाता है डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए। तो मुझे नहीं लगता वो कुछ प्रॉब्लम है। और जो बच्चे सैटेलाइट में नहीं जा रहे हैं, मतलब सैटेलाइट में आ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं सैटेलाइट में जाके क्या ही करूँगा कोर्स लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स लेने के बाद भी घर पे जाके करने लग जाते हैं, तो वो एक रूटीन नहीं बन पाता है। मैं जब खुद गया था यहाँ से बीच में छोड़ के, तो मेरे साथ भी हुआ था, ना तो मैं टेट दे पाया था, मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया था 2-3 महीने तक का, और उसकी वजह से आप रैंक में डिफरेंस देख सकते हो 500। तो आपको ये चीज़ कॉस्ट करेगी, बाद में करेगी, आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आप रेगुलर क्लास आओ। तो बेसिकली बात ये है कि जैसे आप अपने घर का रास्ता तो नहीं भूलते होंगे मेरे ख्याल से, जब भी आप निकलते होंगे तो आप अपने मतलब वो आपके कॉन्शियसनेस में है कि यार किधर से कौन सी गली में जाना है, राइट। तो वो पहले दिन तो नहीं हुआ होगा, जिस भी गली के चक्कर आपने मारे होंगे तो पहली बार तो दिक्कत आई होगी, तो बाद में तो आदत पड़ जाती है ना कि यार घर वहाँ है तो मेरा घर वहाँ है तो मुझे घर पे जाना है। तो सेम वही बात है कि आप लगातार अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरनल पाथवे डेवलप हो जाता है कि एक सोचने की क्षमता आ जाती है कि यार इसको इस तरह से सोचना है। और कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि यार आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा और एग्जामिनर का थिंकिंग लेवल ना मैच होने लगता है। यार ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है यार एग्जामिनर क्या सोच रहा है ये मैं समझ पाऊंगा ना। बट अगर मैं करूंगा ही नहीं, मैं अपनी ईगो एटीट्यूड में रहूंगा कि हो जाएगा, तो फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है ना। तो हमें उसमें नहीं रहना है, हमें एकदम न्यूट्रल होके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मेरी अगली बात यह है कि जैसे देखो इट्स अ डेस्टिनी यार, ठीक है। हमने इतनी अच्छी रैंक तुम्हारी है कि तुमको अब पवन सर ने नॉर्सेट के मतलब लाइक एम्स के अपने ड्रीम एम्स के दरवाजे तक तो छोड़ दिया है, ठीक है। अब अंदर तो तुम्हें ही जाना है। तो मेरा सवाल ये है कि यार इतनी रैंक लाने के लिए यार इंसान को कितने घंटे पढ़ना चाहिए यार मतलब 10 घंटे 12 घंटे, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, वो एक अलग पार्ट है यार कि जैसे क्लासरूम हुआ, क्योंकि हम लोग क्या ना कॉलेज होता है ना, मतलब इससे पहले सब लोग कॉलेज में थे, मोस्टली फ्रेशर हैं, तो सब लोग कॉलेज में जाते थे 8 बजे, वही 3-4 बजे घर पे आते थे सो जाते थे, फिर उसके बाद दोस्तों के पास चले जाते थे। तो मतलब वो आदत नहीं है यार इतना लंबा सेटिंग करके कोई टीचर पढ़ा रहा है सामने से, है ना, तो आदत नहीं है। और कॉलेज की और यहाँ की पढ़ाई में भी डिफरेंस है, ऑब्वियसली बात है। तो कॉम्पिटिटिव मैनर से यार हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि इतनी रैंक तो आ जाए कि सर हमें एम्स मिल जाए? कितने घंटे? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, कितना घंटे आपने पढ़ाई किया? तो और मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि एग्जाम से, प्रीलिम से जस्ट पहले
जो स्ट्रेस दिमाग में होता है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है होगा नहीं होगा, वो कैसे मैनेज किया, और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है दैट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेबल, उसको कैसे मैनेज किया। तो ओवरऑल 6 महीने में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, आई जस्ट वांट टू नो। सर सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट किया था। जब ज्वाइन किया था तो सिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ पे बैठे तो थोड़ी सिटिंग डेवलप होने लगी। सबसे पहले थ्योरी पे फोकस किया, लेकिन जब एमसीक्यू करने जाते थे तो रिजल्ट नहीं आते थे। 50%, 40%, 30% रिजल्ट आता था। तो फिर एमसीक्यू पे भी फोकस किया। और मैं अगर कहूँ कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो लास्ट के 2 महीने कोचिंग नहीं होती है। जब आप प्रीलिम से पहले होते हो और जब मेंस देना होता है तो 2 महीने का आपको टाइम मिलता है लगभग, जब आपके पास बहुत टाइम होता है, कोचिंग ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं कर पाती है। तो उस टाइम अगर आप हाई इंटेंसिटी 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो दैट्स इनफ, क्योंकि मेरा ब्रेन तो उससे ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकता हाई इंटेंसिटी पे। अगर आपका कर सकता है तो बात अलग है, लेकिन 6 घंटे हाई इंटेंसिटी इतना ही आप फंक्शन कर सकते हो। तो मैंने 6 घंटे की थी। और उसके अलावा आपने दूसरी बात पूछी कि प्रीलिम से पहले कैसे मैनेज किया, तो उस एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए मैंने पवन सर को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो ऐसे टाइम पे टीचर्स आपके बहुत काम आते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि एनएनएल वालों ने अपना बना रखा है एक मार्गदर्शक सेशंस वो जो होते हैं। और जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया था, नहीं प्रीलिम्स जब हो गया था, तो उससे आने से रिज़ल्ट आने तक डिलेमा में था होगा या नहीं होगा। तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, वो एनर्जी नहीं आ रही थी कि बस लग जाओ, झोंक दो अपने आप को। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन वो अपने आप एनर्जी आ गई। और जितना मैंने 2 महीने में नहीं पढ़ा था उतना उन 10-15 दिन में पढ़ लिया। और वो आप भी करोगे, 110% करोगे। उस टाइम में आपने इतने नोट्स पढ़ लिए होंगे कि आप जब नोट्स की लाइन पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा अगली लाइन क्या होने वाली है। इतना आपके दिमाग में छप चुका होगा सब कुछ, मतलब इतना आप क्रेजी हो जाओगे उस चीज़ के पीछे कि करना है तो करना है। और जब फिर मेंस देने जाओगे तो उससे जस्ट पहले भी आपके टीचर्स ही काम आएंगे आपके, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे उस एंग्जाइटी को मैनेज करना है। लेकिन उससे पहले आपको इतने ग्रैंड टेस्ट दिलवा दिए होंगे कि आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ के। और आपको जब वहाँ आप बैठोगे तो आपको पीस ऑफ केक लगेगा। वो आपके आसपास वाले एंग्जाइटी में होंगे, पैनिक में होंगे, लेकिन आप नहीं होगे। अगर आप वो फॉलो करोगे जो ये बोलेंगे और हर जीटी दोगे और उसका रिव्यू करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 महीने की शेड्यूल में सबसे पहले तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे मारवा सर भी क्लास में कहेंगे आप लोगों से, कि जिस आदमी का जितना ज़्यादा सिटिंग टाइम है ना, उसका परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ये मुझे लगता है, जितना आप सिटिंग टाइम बढ़ाओगे आपका, उतना आपका ब्रेन कम सेचुरेट होगा। हम चीज़ों को ज़्यादा गेन करने की कैपेसिटी जब ले पाते हैं जब हम एक चेयर पे अनकंफर्टेबल होकर बैठे हैं और सामने वर्ड्स चल रहे हैं। तो हम मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं जा रहे हैं फिर भी कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ा रहे हैं ना। तो जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठेंगे ना, तो वही ये पूरा पेज खुलता है सीधा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो वो जो क्वेश्चन आता है तो पूरा पेज खुलता है। जो कोई क्वेश्चन अपन को नहीं आता ना, तो पूरा पेज सामने आ जाता है कि कहाँ से इसका आंसर कहाँ से। तो वो दिमाग से जो रेट हो जाता है, ऐसे 10-15 क्वेश्चन अगर लगातार आ जाए तो सच में। और उससे बचने के लिए मुझे तो लगता है कि जितना आपका सिटिंग टाइम कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे सिटिंग टाइम के साथ पढ़ रहे हो ना, एक साथ, ऐसा नहीं है पूरे दिन में 3 घंटे पढ़ना है, एक साथ अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके उस कंप्यूटर के सामने। जब आप चेयर पे बैठे रहोगे ना, तो आप चिल करोगे सच में। और मेरा शेड्यूल ऐसा था, मतलब बिल्कुल कि शुरू से ही 5 घंटे तो रोज पढ़ना था। और लास्ट के टाइम ऐसा हो गया था, मतलब मैं प्रीलिम्स के पहले ज़्यादा पढ़ा था और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कम पढ़ा था। सबका अलग हो सकता है ना, तुम्हारा अलग हो सकता है तुम्हारा जो पढ़ने का तरीका है वो भी अलग हो सकता है, सब चीज़ें अलग हो सकती है ना, पर गोल तो एक ही है। तो ऐसा है कि मतलब मैं शुरू में जब पढ़ने लगा था तो 4-5 घंटे पढ़ता था। और मतलब फिक्स था, ये पढ़ना ही है, कैसे भी करके पढ़ना है क्लास के अलावा। और मैं एक ही दिन में जो नोट्स पढ़ाते थे उसे 2 बार पढ़ता था, शाम को पढ़ता था फिर वापस सुबह पढ़ता था। क्योंकि मैंने पहले इंटरव्यू देखे थे, उनमें एक बात कॉमन थी कि पेपर तो नोट्स में से आता है। तो मेरा शेड्यूल जो था ना, वो फिक्स था कि मुझे ये सीमित कंटेंट बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बार, कम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार पढ़ा मैंने। और वही है कि टाइम का है, तो शुरू में 5-6 घंटे पढ़ता था मैं, फिर धीरे धीरे वो 7-8 घंटे हुए। और जब लास्ट में हमें टाइम मिला तो लगभग 10 से 12 घंटे हो जाते थे।
जिसमें अलग अलग स्लॉट होते हैं सभी के, तो उस हिसाब से मैं पढ़ता था। दिन भर यहाँ रहता था, शाम को लाइब्रेरी लगा ली थी मैंने, तो मैं सुबह 4 बजे सोता था और फिर 9 बजे उठता था। एक बार सचिन सर आए थे, इनसे बात हुई थी कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, और जो भी टीचर कह रहा है ना उसे सुनो, हो सकता है कहाँ से कौन सा आइडिया दिमाग में आ जाए और वो हेल्पफुल बन जाए। बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती, जब हम बात करते हैं तो आती है। हम बैठे थे, सर ने कहा कि तुम ऐसा करना है कि सुबह 4 बजे तक पढ़ो, मतलब हो सके तो 4 तक, और नींद नहीं आ रही है तो 6 तक भी पढ़ सकते हो, मन लग जाए तो लग जाए, उसके बाद सो जाओ, फिर क्लास आ जाओ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इससे क्या हुआ कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जब मन लगता है ना तो इतना ही गहनता से मन लग जाता है कि हम मजा आने लग गया तो पढ़ने लग जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ता था। तो अगर ऑन एवरेज निकालूं तो 6 घंटे अगर कोई आदमी लगातार पढ़ रहा है लास्ट तक, इनफ है। 6 घंटे तक लगातार अगर लास्ट तक पढ़ रहा है तो इनफ है, बस यही है। चित्रांश की एक बात को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। जितने घंटे जिस शेड्यूल में जो कंफर्टेबल चल रहा है वैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एग्जाम से 8 दिन पहले अपना शेड्यूल चेंज कर लो। रीज़न है सर, मैंने बच्चों को आंखों देखा है, इन का शेड्यूल था कि सुबह 4 बजे तक ये पढ़ते थे। सर एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ, प्री के एक दिन पहले इसी इंसान को सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आई, क्योंकि आदत वैसी हो चुकी थी, बायोलॉजिकल क्लॉक वैसी हो चुकी थी, और अगली सुबह जाके पेपर करना था। मैं फोन कर रहा हूँ 5 बजे, मैंने कहा बेटा, क्योंकि पेपर मुझे आज भी याद है, इस बच्चे को पेपर दिलाने के लिए मैं ही लेकर गया था। तो उससे पूछा क्या रहा, कि मुझे रात भर नींद नहीं आया, एंजाइटी, पसीना, पाल्पिटेशन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। अब मैं डर गया इस बात को देख के। मैंने कहा यार तुमने जो सब कुछ किया वो कल के दिन के लिए किया था, अब उस दिन तुम्हें नींद ही नहीं आई। फिर भी जैसे तैसे करके समझाया, रिफ्रेश किया, अच्छे से इसने प्री एग्जाम दिया। और उस हड़बड़ी में अभी मैं ऑफिसर से पूछूंगा, इसने 3-4 गलतियां करी थी। बच गया, ये अच्छी बात है, और आज तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है। वो 3-4 गलतियां कहती, वो इसी के मुंह से सुन लेना तुम। तो इसलिए अपना जो शेड्यूल रहेगा XYZ जो भी रखो आप, लेकिन एग्जाम से थोड़े दिन पहले इतना चेंज कर लो कि आपको रात को 9, 10, 11 बजे सो जाना है सर। फिर उसके बाद इनका शेड्यूल चेंज करवाया मेंस एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम के लिए इसका शेड्यूल ऐसा रखा कि भैया सुबह 4 बजे उठ जा, पढ़, तुम सब कुछ चुके हो, अब कुछ नहीं होने वाला है, बस अब रिवीजन करना है, चीजें देखनी है। क्वेश्चंस क्या कर रहे हो तो क्वेश्चन वही बात आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर आनंद भाटिया सर का एक फेमस सी लाइन है, और जेन्युइनली सर वो बहुत अच्छी लाइन है, जीवन में अपना लोगे कभी फॉल्ट में नहीं रहोगे। 10 किताबें पढ़ने से बढ़िया है एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 अलग अलग क्वेश्चन करने से बढ़िया है एक क्वेश्चन को 10 बार करो। एम आई राइट? तो इस बात को फॉलो कर लेना, क्योंकि इन्होंने भी वही किया है, कंटेंट यही था, उसी कंटेंट को बार बार पढ़ा है। इसलिए एग्जाम अपना जो भी शेड्यूल रखो आप, सुबह 6 बजे तक पढ़ो, 8 बजे तक पढ़ो, लेकिन एग्जाम जो होगा ना मैन, उससे 7-8 दिन पहले अपने रूटीन एक्टिविटीज को चेंज कर लेना, अदरवाइज एग्जाम में समस्या आ सकती है। तो चित्रांश क्या समस्या थी जो एग्जाम में आपको आई थी? 4 बजे तक का शेड्यूल था, तो पढ़ाई भी नहीं होती पेपर के एक दिन पहले। किसी की दम नहीं है जो 12 बजे के बाद पढ़ ले, गारंटेड है। मतलब इतना तो कौन ही मेंटली पीस लेके चल रहा है पढ़ लेगा एग्जाम से पहले। कल प्री है, वो 8 महीने जो जाग के गुजारे हैं, उसका कल इम्तिहान है, तो मतलब नींद तो आने से रहे। तो नींद वैसे भी नहीं आ रही थी, और शेड्यूल भी इतना खराब था कि चाहे तो भी नींद नहीं आए। अब सुबह 4 बजे और लगभग 5-6 बजे उठना होता है, प्री का पेपर है ना, उसमें 7:30-8 बजे, 8:30 बजे तो एंट्री बंद हो जाती है, तो जल्दी जाना होता है। तो सुबह उठा, नींद में था, फिर हुआ क्या कि मार्क टू रिव्यू किए मैंने कुछ क्वेश्चंस, और मेरे ब्रेन में इतना सा नहीं आया कि मार्क टू रिव्यू हटेगा कैसे उस हड़बड़ाहट में। और मैंने एक मार्क टू रिव्यू पे दबाया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाता है मार्क टू रिव्यू पे दबाते ही। मुझे नहीं पता था क्वेश्चन चेंज हो गया, दूसरे के भी दबा दिया, तीसरे, चौथे, ऐसे 4 क्वेश्चन पे मैंने लगातार मार्क टू रिव्यू दबा दिया। और मैं सोच रहा था कि ये तो वही चल रहा है अभी तक क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन थे वो सबसे हलवे क्वेश्चन थे जिन पे मेरे साथ ऐसा हुआ। और उस चीज के बाद प्री और मेंस में, मतलब प्री का जो रिजल्ट आना था ना प्री के बाद, उसमें 4 दिन का गैप था, मैं पढ़ ही नहीं पाया। मेरे 4 दिन वेस्ट हो गए उस एक गलती की वजह से। अगर मैं सो जाता, पीसफुली रहता, तो मुझे ये गलती, मैं सोचता हूँ कि ये गलती मुझसे नहीं होती, क्योंकि दिमाग थोड़ा क्वेश्चन पे काम कर रहा था, उस चीज पे उसने काम ही नहीं किया। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि 4 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। प्री की कट ऑफ गई थी 44 और मेरे नंबर थे 49। अगर मेरे 1-2 क्वेश्चन और इधर उधर हो जाते ना, तो शायद मैं मेंस नहीं दे पाता। तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान रखना। आपकी सोने का टाइम सही कह रहे हैं सर। और फिर इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को 12 बजे सुलाना शुरू किया कि यहाँ तक तो सो ही जाना है 11-12 बजे, और सुबह उठ जाना है भले ही।
वो 11 बजे इसके कमरे के लाइट बंद हो जाते, उसके बाद में मोबाइल में क्वेश्चन करना है, डेडिकेशन देखिए। हाँ मतलब लाइक यू नो हमारे दिमाग को भी तो बताना है ना यार। अब अभी जब तक फास्ट ट्रैक नहीं आ रहा ना, तब तक आप जब तक पढ़ो जब तक आपको नींद नहीं आ रही है ना। मतलब ऐसा होता है कि अगर हम अभी से रखते हैं 12 बजे सोएंगे 6 बजे उठेंगे, तो होता क्या है कि अभी तो हमारे अंदर नया नया बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन है। तो होता क्या है कि अभी सर 1 बजे तक 2 बजे तक नींद नहीं आ रही, लेकिन हमने शेड्यूल में तो 12 बजे लिखा हुआ है, तो सोते तो हम 2 बजे हैं, लेकिन 2 घंटे हम रील स्क्रॉल करते हैं, तो फिर वो हमारा 2 घंटा वेस्ट चला जाता है। तो बेटर ये है कि अभी तो जब तक पढ़ो जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, बट एग्जाम से जस्ट बिफोर यानी कि 10-15 दिन पहले अपने आप को चेंज करो थोड़ा सा कि मुझे टाइमली सोना है, टाइमली उठना है। क्योंकि देखो यार, इट्स नॉट डे ड्रिवन एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट द डे कि आपका दिन कैसा है। सच में आपने जितना हार्डवर्क किया दैट्स वेरी नाइस। मतलब लाइक अगर मैं कल भी बोल रहा था कि 1 लाख में से यार बुरे से बुरा 20,000 बच्चा तो मेहनत करके आया होगा, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप सोचो ना कि एक छोटी सी गलती आपकी कितनी रैंक पीछे लेके जा सकती है। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर आप ना इजी क्वेश्चन गलत करते हो ना यार, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करोगे ना, आपकी रैंक बहुत पीछे आ जाएगी। आप टफ क्वेश्चन गलत करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका गलत है यार वो। लेकिन इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया ना, तो आप बहुत पीछे आ जाओगे। समझ रहे हो बात को? और जैसा चित्रांश ने बताया कि आपको थोड़ा सा ना लाइक अपना कंफर्ट जोन तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कंफर्ट जोन में ना चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। इसको ऐसे समझो कि हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत दूर दूर तक पानी नहीं है यार। आज भी वहाँ पे बहुत लंबी लाइक किलोमीटर्स में हमें जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। बट आप देखो आज दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो कहाँ से निकले हुए हैं। अगर वो अपना कंफर्ट जोन ऐसे अनकंफर्टेबल, मतलब अगर उनके सामने वो परिस्थिति नहीं आती, तो वो कैसे अपने आप को मॉडिफाई करते। वो चाहते तो उसमें एडजस्ट कर सकते थे, बट उसने कहा नहीं यार मुझे तो चेंज करना है। तो उन्होंने अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज किया ना। और आज दुनिया में देख लो मैक्सिमम वही निकलेंगे जो वेस्टर्न राजस्थान, जितने भी बिजनेसमैन है, आप चाहे बुर्ज खलीफा तक चले जाओ, ज्यादातर बिजनेसमैन वही निकलेंगे। तो इट्स अबाउट मेंटेलिटी यार, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप बोलोगे कि समंदर में कहां तक तैर सकते हो, तो समंदर बोलेगा भाई तुझे तैरना कितना आता है ये बता पहले, मेरी लिमिट तो छोड़ तू, अपनी बता। तो इट्स योर लिमिट। आज सुंदर पिचाई है, गूगल का सीईओ है ना, आज दुनिया की किसी भी कंपनी का सीईओ ले लो आप, आपने क्या देखा है? कभी सुना था उनका नाम? क्या इसने आईआईटी टॉप कर दिया? या फिर इस दुनिया के जो बेस्ट डॉक्टर हैं, इस दुनिया के इंडिया के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान, नाम ने सुना है आपने? नाम डॉक्टर नरेश त्रेहान, मतलब इंडिया का एक मेडिकल एक मेडिकल पर्सन है जो कभी टैक्स नहीं देता इंडिया में। क्यों नहीं देता? क्योंकि मतलब उसको इतनी वो मिली हुई है, वो उसके बारे में शायद कहने के लिए हम तो बहुत छोटी सी चीज है, राइट? तो बात ये कि आपको अपनी लिमिटेशंस खुद बतानी पड़ेगी, समझ रहे हो? बट वो जो डॉक्टर नरेश त्रेहान है या डॉक्टर सुंदर पिचई है या फिर किसी भी कंपनी का सीईओ है, वो उनका कोई कॉलेज बहुत बड़ा नहीं था यार, वो खुद पे काम कितना किया है ये फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? तो मतलब अल्टीमेटली आपका कॉलेज जो भी हो, आप बोलोगे सर मेरा तो बीएससी की बहुत बेकार है, आप मैं तो इस कॉलेज से हूँ, मुझे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खुद पे हाँ, आपने खुद ने कितना मेहनत किया यार। वो कह रहा है मेरा 62% आया था कॉलेज में, और वो छोड़ो यार, मैं कभी कॉलेज ही नहीं गया। मैंने कभी कॉलेज जाके नहीं देखा। मेरी कॉलेज में 4 साल की सर मुश्किल से 30 या 40 दिन की अटेंडेंस है सर। सो इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, आपने खुद पे कितना काम किया है, आपके अंदर खुद में कितना लर्निंग एटीट्यूड है, दैट्स रियली मैटर्स यार। ठीक है, तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है यार कि आसपास में ना बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास से ना, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 120 पन्ने की पीडियाट्रिक्स है। क्या बात कर रहे हो तुम यार? 120 पन्ने में कैसे पीडियाट्रिक? 4 दिन में पीडियाट्रिक, 4 और 4 मेरे वाले 4 मिल 8 दिन मान लो, ठीक है, चलो ठीक है। 6 दिन में ओबीजी यार, क्या कर रहे हो तुम यार? 6 दिन में ओबीजी कैसे करवा दोगे यार? तो मतलब आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे मिले होंगे कि यार कैसे पॉसिबल है ये। तो मेरा सवाल ये है कि यार आपको मन में ऐसे सेल्फ डाउट आया होगा क्या यार कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, सही है क्या, मुझे और ज्यादा जाना चाहिए, क्या ये रिसोर्स लिमिटेड है,
क्या वो होना चाहिए? या जो क्लास में बैठ करके जो इतना फोर्स किया जाता था, पवन सर ने आपको बोला, और एक बार तो मैंने भी तुमको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था, आधे घंटे तक तुम खड़े रहे थे बाहर कि नहीं सर मुझे टेस्ट दे लेने दो, क्योंकि ये टाइम से नहीं आया था। तो वो एक इंसिडेंट था जब पवन सर भी नहीं थे यहाँ पे, तो मैंने भी अच्छा फायदा उठाया था। तो is this sufficient or like we need some more books, we need some more resources kind of? So अपनी ही एक्सपीरियंस से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन किसी इंसान ने नहीं, एनएनएल वालों ने खुद नहीं दिया था अपनी ब्रोशर से, जिसमें लिखा हुआ था कि हम इतने इतने घंटे में ये करा देंगे। और मैं वहीं बैठा था और मैं सोचा था ये पॉसिबल ही नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप 3 दिन में 4 दिन में ओबीजी कैसे करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। तो मैं अपने किसी मेट से बात कर रहा था, बुराई कर रहा था एनएनएल की, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने ऐसा होता हुआ देखा कि कैसे होता है। मुझे लगा यार काफ़ी सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो हमारा क्या होगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्वेश्चन इसमें से आया नहीं। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि बाहर से आ गया, लेकिन वो टॉपिक से बाहर से नहीं आया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया। टॉपिक से बाहर कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। मैं मतलब ये जो एग्ज़ाम मैंने दिया इसमें टॉपिक से बाहर कोई नहीं आया था। एमसीक्यू अलग थे लेकिन उसी टॉपिक के थे। अब अगर आप सारे सिनेरियो बेस पढ़ के चले गए, उन्होंने इस बार बेसिक पूछ लिया, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्स, क्योंकि टॉपिक वही रहेगा, वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका सर? मतलब इज दिस सफिशिएंट? हाँ, इट इज़ वेरी सफिशिएंट। 100 पेज कम लगते हैं, लेकिन जब जैसे एग्जाम पास में आता तो इतनी खुशी होती है कि यार बस 100 पेज ही पढ़ना है, ये तो मैं 2 घंटे में कर दूंगा। मतलब एक दिन में 4 सब्जेक्ट किए मैंने। I think we had a discussion just after the Yes, exam, right? yes. I was saying either the NNL is too good or either the paper was too worse or too easy. So बस यही कहूँगा, more than sufficient है। जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आप लास्ट में रिवाइज कर पाओगे। कम चीज़ें रहेगी, अच्छे तरीके से उसे रिवाइज कर पाओगे आप बार बार। आपको 500 पेज की PDF दे दे, पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो। तो तो ये कम है या सफिशिएंट है? ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है सर, कम नहीं है ये, बिल्कुल भी कम नहीं है। ये वर्ड मुझे ये अच्छी बात है कि कम है, ये एक पॉजिटिव चीज है। जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे मिलते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा कंटेंट कम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे कंटेंट की नॉलेज ही क्यों रखनी है अगर वो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो मैं सोचता था, मैंने कहा ये डिस्ट्रैक्टेड है और ये चाहते हैं कि तुम भी रहो। सच में उन्हें क्या मतलब है भाई मुझे 100 पेज पढ़ा रहे हैं? मैं ऐसा सोचता था, मैंने कहा भाई इसको क्या मतलब है मेरी कोचिंग से, जब ये किसी दूसरी कोचिंग से पढ़ रहा है तो कुछ रहना तो उसमें यार क्यों। फिर लास्ट में वो आ गया कि अपनी स्ट्राइक आई तो इसकी पायरेसी शुरू होगी। वो लोग जो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि नहीं यार ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ऐसे नहीं वैसे, वो अपनी स्ट्राइक सोल्व कर रहे हैं। सच में लास्ट में मैं कह रहा ये क्यों कर रहा है तू कि यार इससे क्वेश्चन आते बताए। मैंने कहा इससे नहीं आते लाला, वो जो पढ़ा है ना 6 महीने में उससे आते हैं और ये क्वेश्चन होंगे भी उससे ही। और यही है कि इनका जो कंटेंट है ना, आप PYQ करना तब आपको ज़्यादा भरोसा होगा मेरे कहने से भी कि यार ये कैसा हो रहा है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने तो पहली बार जब माइक पकड़ा था तब भी यही कहा था कि 160 में से 140 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे लगे थे जैसे मेरी पढ़ी हुई लाइन्स आई है सीधी। तो इससे बड़ी बात तो क्या ही होगी मतलब आपके सामने कि जस्ट अभी करंट अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 दिन कम है, आज 29 है, 30 को पेपर था और 29 दिन बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि NNL का कंटेंट बहुत अच्छा है और जितना एग्ज़ाम में आता है ना उससे ज़्यादा है। एग्ज़ाम के लेवल से ज़्यादा पढ़ा रखा है, एग्जामिनर की लेवल से ज़्यादा पढ़ा रखा है। आपको बिल्कुल दुनिया में किसी की भी नहीं सुननी। कोई कहता है कि ये कम है तो हाँ एक्सेप्ट करो, ये कम है पर इसमें दम है, बस। कहने वाला बाद में पासवर्ड मांगता है, भाई तेरी आईडी के पासवर्ड दे दे। सच में ये मतलब ऐसी ही बातें हैं जो मतलब हुई है हमारे साथ। तो इस कंटेंट को रामबाण पढ़ के कम से कम 10 से 15 बार तो पढ़ ही लेना, क्योंकि 10 से 15 बार पढ़े बिना आप 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए बेटा, आप इनका जो एक्सपीरियंस जान रहे हैं, ये बातें सुनने के लिए नहीं है, ये हमें हमारे जीवन में उतारने के लिए है। एक किस्सा मुझे याद आया, अभी सचिन सर डिस्कशन कर रहे थे एक अनकंफर्टेबल जोन वाला।
तो एक छोटा सा किस्सा मैं एक और आपके बीच में रखता हूँ, शायद ये दोनों ही कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे से मेरा ऐसा कांटेक्ट था कि कुछ भी दिक्कत आ रही है बच्चा मेरे पास आता था और उसको उसी वे में, जिस तरह से उसको समाधान चाहिए उसी वे में उसको समाधान दिया है। XYZ आप लोग भी आए हो, आपको भी मैंने समाधान दिया है, यस और नॉट। तो एक बार की बात है, चित्रांश ने बोला कि सर आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैं नहीं पढ़ता हूँ या मैं आज सो जाता हूँ। तो आज भी मुझे याद है कि मैंने एक पैरासीटामोल निकाल के इसको दी थी। और ऐसे ही दीपेंद्र का एक बार फोन आता है कि सर एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पेपर है, क्या करूं। मैंने कहा प्रोपेनोल जो ड्रग होती है, यू नो वेरी वेल कि वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, देखा जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो सेडेशन कोज नहीं करवाती है, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। तो इसको भी वही सजेस्ट किया था। कहने का मतलब यही कि इनको रुकने नहीं दिया। इनके मन में आया कि यार चलो आज गैप कर लेते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन डर इतना था सर, टू बी ऑनेस्ट, जेन्युइनली, कि इनको लगा कि अगर आज छुट्टी कर ली तो फिर कल का दिन मैं झेल नहीं पाऊंगा। आज अगर मैंने रात को पढ़ाई नहीं करी तो मैं उन बच्चों से पीछे रह जाऊंगा जो उस रात को पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये जो इंसिडेंस हुआ था, वो इंसिडेंस आपको याद है? तो उसको शेयर कीजिए बच्चों के साथ में। याद है मुझे, इवन संडे के दिन भी छुट्टी रहती थी, तभी ये कहते थे कि एनएनएल तुम्हारे लिए खुला है और चाहे कुछ भी हो तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए तो फिर देख लेना। ऐसी बात करने के बाद कौन ही नहीं आएगा। मैंने कहा चलते हैं। तो ऐसा ही कि इन्होंने कहा कि सिलेक्शन मतलब ज़्यादातर एवरेज बंदों का सिलेक्शन होता है, इंटेलिजेंट का कम होता है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए कि जब इंटेलिजेंट अपना दिमाग अगर ज़्यादा काम करता है तो अपन ज़्यादा गेन करके सो जाते हैं, और अगर अपन एवरेज रहते हैं ना तो अपन एवरेज स्पीड से, और पेपर भी एवरेज के लिए बनता है सच में। अगर किसी को आज यूँ लग रहा है ना कि उसके 10 नंबर आए इसमें, मेरे 160 में से पहले टेस्ट में कितने नंबर आए होंगे? 47 नंबर। मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पहला टेस्ट है। ऐसे ही मैं कंफ्यूज हुआ एक बार कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं को कुछ याद नहीं है। इन्होंने मेरे को 20 क्वेश्चन दिए कि ये कर, उसमें से मेरे 19 सही थे। इन्होंने कहा तुझे तो याद नहीं था ना। तो ऐसा लगेगा, जरूरी है। और यूं ही है कि इन्होंने कहा कि तुम्हें ये जो लग रहा है ना, हो सकता है तुम्हारा मन चाहता हो कि तुम छुट्टी कर लो, पर नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। ये तो कहेगा तुमसे, थोड़े से दिन कहेगा, उसके बाद तुम सोचने लग जाओगे, टेंशन होने लग जाएगी कि यार नहीं पढ़े। और ऐसा होता था, मतलब अगर मेरा शेड्यूल टूट जाता था ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब रहता था मेरा। इवन मैं मेरे दोस्तों से अच्छे से बात कम कर पाता था दोस्त। और हाँ, ये भी बात है, मतलब बता ही देता हूँ कि आपका सर्किल मैटर करता है सच में। मेरे जो दोस्त है ना, पता नहीं वो क्यों रहे, मतलब मैं नहीं चाहता था कि वो रहे इस एग्ज़ाम में सच में। उन लोगों ने मेरी बराबर मेहनत की और मेरे साथ ही जागे हैं, मेरे साथ ही सोए हैं, और मेरे को बहुत पुश किया है। आपका सर्किल ये मैटर कर देता है कि मतलब किस तरीके से आप कहाँ तक पहुँचोगे सच में। मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें से सारे दोस्त 2-3 ही बातें करते थे, सिर्फ MCQ। अभी सारी बातें करते हैं, पहले MCQ, थ्योरी, NNL, ये 3 वर्ड थे जिस पे डिस्कस करते थे। कौन सी बुक्स करें चित्रांश, कौन सी नहीं करें। और जब ये बातें हम करते रहते हैं ना, तो अपना माइंड कहता है कि चलो पढ़ लेते हैं। और जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि अपने 5 दोस्त हैं और 4 दोस्त पढ़ रहे हैं ना, तो जो नहीं पढ़ रहा ना वो सच में पढ़ने लग जाएगा। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ऐसा सर्किल क्रिएट करो यार कि मतलब तुम ना चाहते हुए भी पढ़ो, वो बात है। और कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं तोड़नी। जैसा कि ये पैरासीटामोल दे के हमें धक्के दे देते थे, वैसे ले लेना पैरासीटामोल। मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ था वो प्रीलिम्स से एक दिन पहले हुआ था। मैंने सर को फ़ोन किया, फिर सर ने मुझे वो चीज़ सजेस्ट की थी। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं GT या कोई भी टेस्ट देता था, जैसे आप भी देते होगे, तो आप रैंक देखते होगे कि फर्स्ट रैंक करके 100 में से 99 या 160 में से 155, 150, आई डोंट नो उनके कैसे आते थे। लेकिन फिर वही चीज़, वो एक बार सेट करता है आपके लिए कि ये बार उन्होंने सेट किया, आपको इसे टच करना है, आपको इसको क्रॉस करना है। तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना। कभी भी आपके रैंक कम आए, क्योंकि पहले तो NNL में ज़्यादातर वो स्टूडेंट आते हैं जो टॉप होते हैं, फिर उसके बाद में आप कंपटीशन टॉप ऑफ द टॉप में कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक और अच्छी चीज़ है। तो जब भी आपकी रैंक कम आए तो यही सोचना कि ये आपके लिए स्टैंडर्ड सेट है, आपको इसे ही अचीव करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। That's very nice of you guys. मेरा आखिरी सवाल ये है कि लाइक स्ट्राइक, फास्ट ट्रैक, प्रेडिक्शन,
I think these are the मतलब like the fourth one is content like workbook, right? So these are the four major pillar of the NNL throughout your journey. So स्ट्राइक का एक्सपीरियंस कैसा था, फास्ट ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा था, प्रेडिक्शन का एक्सपीरियंस कैसा था, और वर्कबुक का तो आपने बता ही दिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने फास्ट ट्रैक को कैसे यूज किया, स्ट्राइक को कब कैसे यूज किया, और प्रेडिक्शन को कैसे यूज किया, ठीक है। तो वो आप मुझे बता दो एक बार। The strongest pillar of all of them was strike. उसने जितना हेल्प किया उतना किसी ने नहीं किया। वो बेस्ट था, रियल एग्ज़ाम सिमुलेट किया उस चीज़ ने, वो सबसे बेस्ट था। उसके अलावा फास्ट ट्रैक भी हेल्पफुल था। उसके अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज टाइम में सब कुछ रिवीजन हो गया था। मतलब खास करके जो वन लाइनर्स थे उनमें से सीधे क्वेश्चन आए हैं। जिसने स्ट्राइक ली थी उन्होंने यही सबने बोला है कि उसमें सीधे, जैसे OBG के जो थे उसमें से सीधे क्वेश्चन आए थे 2-3। तो स्ट्राइक सीरीज़ भी बहुत बेटर थी। मतलब पूरा 7 दिन के अंदर अंदर शायद पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, माइनर सब्जेक्ट इंक्लूडेड। 1-2 छूटे होंगे लेकिन बाकी सब हो गया था। और उसके अलावा प्रेडिक्शन सीरीज़ वाज गुड। मैंने उसे इतना ज़्यादा अटेंड नहीं किया था, शायद उसे अटेंड करता तो मेरी रैंक और बेटर हो सकती थी, लेकिन उसके बारे में इतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने उसे अटेंड नहीं किया था। और हाँ, और फोर्थ पिलर कौन सा था? फोर्थ तो बता दिया ऑलरेडी। हाँ, वर्कबुक की अपन बात कर ही चुके हैं। थैंक यू। मैंने जितने भी अपने टीचर हैं उनकी एक भी वीडियो नहीं छोड़ी, सारी वीडियो देखी। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी ना मैम ने बस क्लास में बोले थे, वो लिखवाए नहीं थे, और वो क्वेश्चन आए हैं। शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे, वरना मैं बता पाता। तो क्लासेस जितनी आप लोगे ना उतना फायदेमंद रहेगा। सर ने कहा कि फास्ट ट्रैक कैसा रहा, प्रिडिक्शन सीरीज कैसी रही, और स्ट्राइक का क्या रहा। तो सबसे पहले स्ट्राइक को मैं टॉप पे रखूंगा, क्योंकि स्ट्राइक में MCQ भी है और कॉन्सेप्ट भी है, दोनों चीजें हैं, और दोनों चीजें जो है वो अपने ही कंटेंट्स हैं। तो स्ट्राइक हमें ओवरऑल व्यू दे देती है कि मतलब मैं कहाँ पे लेक कर रहा हूँ और कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है। और इसके साथ में एक चीज बताना चाहता हूँ कि स्लॉट वाइज पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ोगे ना आप, मैशअप हो जाएगा। मैं मतलब मेरा पर्सनल है, कोई कैसे भी पढ़े, एक सब्जेक्ट लो, उसको ख़त्म करो, उसके MCQ ख़त्म करो, एक सब्जेक्ट का स्लॉट ख़त्म, फिर दूसरा लो। तो स्ट्राइक मेरी इस तरह से हेल्प की। मतलब स्ट्राइक की बुक भी है, तो मैंने बुक भी की थी, और अपने ऐप में तो मैं चलते फिरते क्वेश्चन करता था। उसका तो सीधा था कि मेरे को चलते फिरते करने हैं बस क्वेश्चन। तो स्ट्राइक में क्या था कि मतलब जैसे मैं एक पूरा सब्जेक्ट करता था, उसके पूरे क्वेश्चन करता था। जो क्वेश्चन गलत होते थे उस पर रेड पेन से या जो जैसा भी आपको मार्क करना है वो करो। उसके बाद देखो कि ये टॉपिक में से है या अलग नया सा है। नया सा है तो कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, और नहीं है नया उसमें से है तो चीज़ों को देखो। तो और स्ट्राइक में से सेम क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले स्ट्राइक, फास्ट ट्रैक में पूरा रिवीजन हो जाता है। जितना वर्कबुक में लिखा है ना, जैसे 100% वर्कबुक में है तो 80% चीज़ें वन लाइनर की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और मैंने फास्ट ट्रैक के भी नोट्स बनाए हैं। मेरे को मतलब लिख के पढ़ने का शौक है, मुझे लिख के याद होता है तो मैं नोट्स बनाता था। इवन पूरी क्लास को फिर मैं दे देता हूँ, मैंने कहा मैंने बना रखे हैं नोट्स, ठीक है। तो वो नोट्स बनाए थे। उसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट भी बनाए थे, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बनाए थे मैंने। तो जो प्री और मेंस के बीच का टाइम था ना, उसमें मैं शॉर्ट नोट देखता था और MCQ करता था। मैं मेरी पूरी वर्कबुक लेके नहीं बैठता था, क्योंकि मतलब मेरे को याद है हर टीचर की हर बात याद है। सभी ना मैम ने कहा था कि अगर तुम वर्क बुक लेकर बैठोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर तुम शॉर्ट नोट लेके बैठोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम्हें पूरा आ रहा है। तो मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे हर सब्जेक्ट के, बस सभी ना मैम के सब्जेक्ट के नहीं बनाए थे क्योंकि उस सब्जेक्ट में कहाँ से कुछ भी आ सकता है फंडा में से, मतलब कोई भी लाइन क्वेश्चन बन सकती है उसकी, इसलिए मैंने उसके शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे। बाकी मैंने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बनाए थे। मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग 16 पेज में कर ली थी, और मारवा सर का जो मेडिसिन है वो मेरे 25 पेज में था पूरा, मतलब 25 पेज में पूरा था, जिसमें मतलब फास्ट ट्रैक का भी आ गया था। और मतलब मारवा सर ने जो फास्ट ट्रैक में पढ़ाया ना, उससे ऐसा था कि मारवा सर जब पढ़ाया ना आपको, तो MCQ जब करवाया ना, तो वो मैटर नहीं करता कि वो MCQ कौन सा करवा रहे हैं, ये सीखना कि वो MCQ कैसे करवा रहे हैं। वो MCQ सोल्व करना सिखाते हैं सच में। मारवा सर 50 क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो 500 के बराबर है। वो MCQ सोल्व करना सिखाते हैं क्लास में। मैं उनकी क्लास को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके पढ़ता था,
बहुत ज़्यादा। तो फास्ट ट्रैक ने तो यही हेल्प की कि मतलब जब वहाँ हम गए तो हमें लगा कि सीधा वन लाइनर हमारे दिमाग में था, तो हमें बहुत ईजी रहा मतलब, और फास्ट ट्रैक ने पूरा रिवीजन करा दिया। प्रिडिक्शन सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रिडिक्शन सीरीज में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से वेटेज आया है तो वो आया है मेंटल से और ओबीजी से, और पेपर भी यहीं से ही था। तो ओबीजी में मतलब लगभग 50 क्वेश्चन आए होंगे इस बार, और उसमें से 40 क्वेश्चन प्रिडिक्शन में पढ़ाई दिए होंगे मैम ने, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा एमएचएन जो है वो नोट से बाहर नहीं आती, इवन क्वेश्चन भी नहीं आता। अगर वो सर ने कह दिया कि ये टेलीविजन का क्वेश्चन आएगा, इसमें वो कहेगा कि ये इससे ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है, तो वो वैसा ही क्वेश्चन आएगा। बस ऐसा है कि हमें यहाँ मतलब दिमाग में कभी भी ये नहीं डालना कि शक नहीं आना चाहिए, मतलब दिमाग में वही है ना कि मतलब अगर अपन को डाउट आ जाएगा तो अपन उतनी एफिशिएंसी से चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो डाउट नहीं आना चाहिए। तीनों चीज़ें बहुत बेस्ट थी और शुरू से ही बेस्ट रहा है एनएनएल। तो मतलब वही कहना चाहूँगा कि एनएनएल से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म है अभी तक इंडिया में नर्सिंग का, तो यहाँ सब बेस्ट है। हाँ, एक छोटी सी चीज़ ये लोग मिस कर गए, मैं उसे वापस से इनके ज़बान से भी वो बात आएगी। इन्होंने अभी तक का जो सफ़र बताया है बेटा आपको, प्री का बताया है। मेंस के टाइम पे एक सीरीज आई थी ब्रह्मास्त्र करके, और अब मैं इनसे यही जानना चाहता हूं कि ब्रह्मास्त्र ने किस तरह से मदद करी है। बेसिकली जो ब्रह्मास्त्र था ना उसमें जीटीज थे, GT1 GT2 GT, ब्रह्मास्त्र GT1 ऐसे करके थे। उसमें टोटल 10 डाले थे शायद सर, और मैं सिर्फ 7 ही कर पाया था क्योंकि वो लास्ट में डाले थे तो मैंने करना उचित नहीं समझा। और लास्ट के 2 दिन मेरे पापा का फ़ोन आया कि पढ़ना बंद कर दे, और मैंने कर भी दिया था। इन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, सब पढ़ लिया, अब रिलैक्स कर, बिल्कुल रिलैक्स रहे, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिए थे। बाकी मैंने 7 दिए थे, तो उन 7 में से 20 से 25 क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं। मतलब आपको बता दूं, मैं ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई, क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। और हो सकता है मैं वो 3 ऊपर के देता तो वो 20 से 25 की जगह 30 से 35 हो जाते, पर मुझे नहीं आइडिया कि ऊपर के 3 में से आए नहीं आए। बट जो मैंने 7 दिए हैं, मतलब 7 लगभग 800-900 क्वेश्चन, 800-900 क्वेश्चन में से अगर किसी के 25 क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो उससे ज़्यादा लकी कोई नहीं हो सकता, वो भी 7-8 दिन में जो पेपर किए हैं उसमें। तो ब्रह्मास्त्र का तो ऐसा रहा है जो बताया आपको। ब्रह्मास्त्र तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो ऐसा ही उसने काम किया था, मैं भी 7 ही दे पाया था क्योंकि उसके बाद मैं 2 दिन पहले ही चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रात को ट्रैवल करूँ और सुबह एग्ज़ाम दूँ पूरे मैस्ड अप माइंड से। तो 2 दिन पहले चला गया, इसलिए दे नहीं पाया था। 7 मैंने दिए थे, लेकिन उन 7 में एक चीज़ कॉमन मेरे को लगी, मेरा सब में स्कोर कंसिस्टेंट आ रहा था, मतलब, और जो मेरा स्कोर उसमें आया 115 से 120 के बीच में, वही मेरा एक्चुअल स्कोर आया। मेरा एक्चुअल स्कोर भी उतना ही आया। तो ये बताता है कि कितना रियल थी वो, कितना रियल टाइम उसने सिमुलेट किया एग्ज़ाम को। और उसमें से जैसे कि चित्रांश ने बताया 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे कैसे हमें मिले। और सबसे बड़ी बात, जो हमने ब्रह्मास्त्र दी है उसमें पवन सर ने हमारा बहुत टाइट शेड्यूल कर दिया था कि तुम्हें ये एग्ज़ाम 9 से 12 ही देना, क्योंकि तुम वहाँ भी 9 से 12 ही इस एग्ज़ाम को देने वाले हो 3 घंटे, तो तुम्हें ये एग्ज़ाम यहाँ पे भी 3 घंटे इसी स्लॉट में बैठ के देना है, ताकि जब हमारी क्रिकार्डियन रिदम जैसे सर ने बताया उसी हिसाब से सेट हो जाए, ताकि वहाँ पे हमें कोई दिक्कत एंग्जाइटी वगैरह नहीं हो, बीच में ना प्यास लगे ना कुछ, सिर्फ एग्ज़ाम फोकस्ड रहें। तो चीज़ बहुत हेल्प करी कि सर ने हमारे को उस डायरेक्शन में भेजा, मतलब कि यहाँ 9 से 12 ही तुम्हें देना है स्ट्रिक्टली। तो बहुत बहुत थैंक यू यार, मतलब ये तो मेरी तरफ से तो सवाल खत्म हो गए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास अगर कुछ सवाल है, क्योंकि सबका इंडिविजुअल अपना भी हो सकता है, और यार हम तो ऐसा चाहते हैं कि यार हम अगले साल ना ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये यहाँ नहीं करें यार हम लोग ना, क्योंकि हम चाहते हैं, हाँ ये छोटा पड़ जाना चाहिए यार। आप लोग ना, हम तो चाहते हैं कि देखो पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो जाए, इससे बड़ी तो हमारे लिए कोई बहुत वो बात नहीं है। बट गाइज यार, आपको ना आपके अंदर जितना जोर है ना वो लगा देना, है ना। ऑलवेज, मतलब नॉट ऑलवेज एग्जाम इज जस्ट अबाउट नॉलेज, कभी कभार ये पेशेंस का भी गेम है कि 3 घंटे तक आपको एक स्क्रीन के सामने बैठ के अपने आप को भी तो मेंटेन करना है ना। क्योंकि जब एनर्जी ड्रेन होने लगती है ना, और गर्मी, वहां पे नहीं भाई पंखा कोई होता, वहां पे पसीना आता है, वहां पे कोई नहीं एसी होता कि सर एसी लगवा दो, यहाँ तो रख गया, है ना। वहां पे तो बहुत सफोकेशन होती है यार, और वहां तो पता चलता है कि यार बगल वाला ज्यादा कर रहा है।
मतलब यार आपके अंदर ऐसा तो कोई होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा पुश होना चाहिए ना कि दुनिया अगर 8 घंटे पढ़ रही है तो आप 9 घंटा पढ़ो। आपके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, आपके अंदर कोई, जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था कि कोई एक्टर है, वो उसको विलन ने इतना मारा वो गिरा पड़ा है कहीं पे, लेकिन कहीं उसकी मम्मी या फिर कोई गर्लफ्रेंड आवाज लगाती थी तो वो कैसे उठ के आ जाता था। तो समटाइम्स लाइक यार ना इमोशनल कनेक्ट यार, आपको जिस दिन लग रहा है कि बस आज मैं थक गया, जैसे इन दोनों के साथ हो कि नहीं यार आज नहीं, तो इन दोनों के साथ कनेक्ट था पवन सर का, कि पवन सर ने कहा कि नहीं भाई ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता, मैं काम मैं भी तो कर रहा हूँ, तुम तो 8 घंटे बैठ रहे हो भाई, मैं तो 24 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे तो घर फैमिली भी तो देख रहा हूँ मैं। तो तुम्हारे अंदर भी तो ऐसा कुछ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ना यार, आपके लिए ये तो चलो ठीक है अलग से मोटिवेशन है, बट मैं आपको बताऊं ना, आपके पास एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप सोचो ये कोई ना एंट्रेंस एग्जाम नहीं है यार, ये नौकरी वाला एग्जाम है। मतलब एक एग्जाम हो गया भाई, इनका 1 लाख रुपए का पैकेज हो गया मंथ का, है ना, तो हो गया ना, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर किया इन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अब एंट्रेंस किया अब अगले 4 साल पढ़ाई करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अब ये सिर्फ एक एग्जाम क्लियर किया और सीधा, जैसे एमबीबीएस में होता है, पहले आप नीट क्लियर करोगे, फिर आप 5 साल पढ़ाई करोगे, फिर आप पीजी क्लियर करोगे, फिर आप 3 साल पढ़ाई करोगे, फिर आप डीएम करोगे, फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर जाके कहीं मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होगा तब जाके। ऐसा नहीं है भाई, इसमें आपका हो गया बस। अब ये करेंगे बढ़िया पीएचडी वीएचडी और खूब आगे जाएंगे। अभी एक सवाल आ रहा था मेरा भी लास्ट सवाल आ रहा है, उसके बाद फिर आप लोग फ्री हो, आपको जितने क्वेश्चंस करने हो आज इनको, आज क्लास इसीलिए नहीं है कि आपका सारा डिस्कशन हो सके। बेटा बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सी बार बीच में क्या होता है कि सर हम आज टेस्ट घर से देंगे या हम टेस्ट नहीं देते हैं या टेस्ट को कल दे लेंगे, हम सीबीटी नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम लोगों को कभी भी सीबीटी मतलब सीबीटी में मैंने तुम्हें टेस्ट देने के लिए फोर्स किया, कभी भी मैंने तुम्हारा घर से एक कॉमन बात सुन लो, इन बच्चों ने ना तो कभी क्लास में छुट्टियां करी थी, ना कोई क्लास ऑफ करी है, ना कोई टेस्ट छोड़ा है, अभी इन्हीं से पूछ लेंगे इस बात को। एंड हमेशा सीबीटी को यूज किया था। तो सीबीटी की इंपॉर्टेंस क्या थी आपकी नजरों में, और उस सीबीटी की वजह से आज आपको एग्जाम देने में कितनी इजीनेस फील हुई था? दोनों से मेरा सवाल है। छुट्टी तो करनी नहीं है, वो तो कंसिस्टेंसी का मामला है, तो वो तो फिक्स है कि मतलब मैंने जब से एनएनएल ज्वाइन किया था तो एक ही छुट्टी की थी मेरे बर्थडे के दिन, उसके अलावा एक भी छुट्टी नहीं की, और वो भी मुझे याद रहेगी, बर्थडे था इसलिए। बाकी यूं है कि अगर आप ये सीबीटी है ही आपके लिए ना, और ये अगर इन्होंने बनाई ये इतना दिमाग लगाकर कि सीबीटी बनाते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसे तो नहीं बनाई कि आप घर पे बैठ के पेपर दे लो और वो वही बात हो जाए, नहीं। ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन होती है ना, ये सच में बहुत ज्यादा दिमाग को हिला देती है। मतलब आप अगर किसी बुक से एमसीक्यू कर रहे हो ना, वो इजी लगेंगे, फोन से करोगे तो थोड़ा टफ लगेंगे, और यहाँ आकर करोगे तो उससे टफ लगेंगे, ये बिल्कुल सच बात है। और धीरे धीरे आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा जब बनोगे ना, तब आपको चीजें आसान लगने लगेगी। मतलब ऐसा होता है कि अपन को कोई भी चीज बोझ लगती है, जैसे अपने बालों का वजन नहीं लग रहा, अपन को ऊपर 1 किलो वजन रख दे तो लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को जब अपन पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेंगे ना, तो इनका वजन लगना खत्म हो जाएगा। मतलब अपने जीवन का ही अगर ये हिस्सा है तो एक शेड्यूल में फिक्स है ना, ये तो क्या करना ही है। हम मतलब रेयरली, जैसे किसी कारणवश कोचिंग कभी बंद है और टेस्ट जो है वो आज 12 बजे नहीं रहेगा, इसके बाद 12 बजे के बाद, तो फिर हम घर पे टेस्ट दे देते हैं। और उसमें मेरा स्कोर अच्छा आता था यहाँ के कंपेयर में। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि जब मैं मेरे कंफर्ट जोन में टेस्ट दूंगा तो वो तो अच्छा ही जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे पवन सर 3 बार अगर सीबीटी में आएगा तो टेस्ट थोड़ा टाइट तो रहेगा ही सही यार। तो आप मतलब सीबीटी का यूज लें यार जितना ज़्यादा हो सकता है। और टेट हैं जो भी हैं, ये चीज़ें करते रहें प्लीज़। टेट इसलिए तो बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में ऐसा आएगा, टेट तो इसलिए है कि जो कल पढ़ाया था वो आज आप पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप सीबीटी का यूज़ लें और बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप जिस दिन वहाँ मेंस की गद्दी पे बैठोगे ना आप, और सामने नोट से 10 स्टेज 2 लिखा रहेगा, तब आपको ये फील आएगी कि उसने कितना हेल्प किया है। यहाँ चेयर पे घूम घूम के जो हमने जीटीज दिए हैं ना, सच में जैसे इसने बताया कि रत्ती भर हमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि आज मेंस है, मजाक से हट गए। प्री में तो फिर भी थोड़ा दग 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 था, लेकिन जैसे 7-8 जीटी एक साथ देकर उसी शेड्यूल के साथ हम गए ना, फिक्स वही 9 से 12 वाला सिस्टम, तो दिक्कत नहीं आई। तो आप यहाँ सीबीटी का जितना ज्यादा यूज ले सको लो, और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो।
बस एक ही चीज कहूंगा, सीमित संसाधनों का ज्यादा बार यूज लेना है, लिमिटेड कंटेंट को बहुत बार पढ़ना है। प्लीज कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल भी खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो ये कह रहे हैं ना, यही अटल है। चित्रांश ने सब कुछ तो बता दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन मेरे पास एक यूनिक चीज़ है कि मैं बीच में घर पे चला गया था, मैंने वहाँ से दिया CBT उसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके। तो जब मैं घर पे गया तो उससे प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लग गई। जब मैं यहाँ पे था तो मेरी रैंक टॉप 10 टॉप 20 में आती थी, घर पे मेरी 50 60 200 300 तक जाने लग गई रैंक। परफॉर्मेंस ड्रॉप आया, मैंने सर को फ़ोन किया, सर ने बताया मुझे कि मैं कैसे घर पे रियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और जब भी टेस्ट देता था तो DND में देता था। तो मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि यहाँ पे CBT देने में और घर पे CBT देने में रात दिन का फ़र्क होता है और उससे आपकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको घर पे कोई टोकने वाला नहीं होगा, आप दोगे नहीं या आधा अधूरा दे के बंद कर दोगे क्योंकि उसमें 2-3 अटेम्प्ट आते हैं, तो फिर वो बैकलॉग हो जाएगा आपके लिए। फिर लास्ट में उसे क्लियर करना बहुत मुश्किल है। फिर आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कि मेरे को ये भी करना है, नोट्स भी पढ़ने हैं, टेस्ट बाकी है, फिर कचरा हो जाएगा सब, आपका दिमाग फंक्शन नहीं कर पाएगा ढंग से। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे आओ और CBT पे ही टेस्ट अटेंड करो। लास्ट, ये वाला लास्ट है, फाइनल टेस्ट की बात आई तो एक छोटा सवाल दिमाग में और आ गया। आप लोगों को लगता है ना बहुत सी बार कि यार CSET है यार, मेरे को कोई काम आ गया, मैं नहीं देता हूँ, मेरे को ये काम है, आज मैं CSET नहीं दूंगा, INSET नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, GT प्री नहीं दूंगा, मेंस नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा। बेटा आप दोनों ने कभी कोई ऐसा टेस्ट छोड़ा है, CSET NSET या बात करें GT प्री GT मेंस, या सारे टेस्ट दिए हैं और इन्होंने किस तरह से हेल्प करी? लास्ट सवाल है बेटा। मैंने तो एक ही टेस्ट छोड़ा था OBG का, वो भी फोन करवा दिया था मेरे से, मतलब छोड़ा नहीं। तो देखो टेस्ट तो क्यों छोड़ने हैं, मतलब उसी से तो पता लगेगा अपन को कि अपन कहाँ पर लैग कर रहे हैं या कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज यही तो है कि जब भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका पूरा एनालिसिस करने के लिए बाद में टेस्ट है। और टेस्ट 2 चीजों में हेल्प करता है, एक तो खुद को एनालाइज करेंगे और दूसरा पूरा रिविजन भी कर लेंगे। लेकिन अगर अपन यूँ सोच लें कि ये टेस्ट नहीं देना है तो मुझे लगता है अपन रिविजन भी कम करेंगे। उस एफिशिएंसी के साथ अपन नहीं कर पाएंगे रिवीजन को जिस एफिशिएंसी के साथ अपन टेस्ट के लिए करते हैं, क्योंकि टेस्ट ब्रेन में एक प्रेशर क्रिएट करता है कि कल टेस्ट है और मुझे आज पढ़ना है। ये सबके साथ होता होगा अगर टेस्ट देते हो तो, है ना। तो ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट देते हैं ना तो हम उस सब्जेक्ट को प्रेशर के साथ पूरा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। और अगर अपन यूँ कह देते हैं कि नहीं यार ये टेस्ट तो मैं फिर दे लूंगा या फिर कोई बात नहीं है, तो वो कोई बात नहीं है में वो पूरा सब्जेक्ट ही कोई बात नहीं है हो जाता है। तो टेस्ट तो दो यार, बस यही सजेशन है। और हाँ, टेस्ट देने से भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है उसके बाद में उसको एनालाइज करना। सच में टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है ना वो सीखने के लिए टेस्ट दे रहे हैं अपन। तो टेस्ट का एनालिसिस करना कभी मत भूलना। जो बंदा जितना अच्छे तरीके से टेस्ट का एनालिसिस करेगा वो ज़्यादा आगे जाएगा। इवन जो बंदा ज़्यादा अगर मतलब कोई बंदा बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, किसी ने 20 टेस्ट कर लिया और आपने 10 किए, लेकिन आपने 10 का एनालिसिस ज़्यादा किया है ना बढ़िया तरीके से, तो आप 20 वाले से आगे हो। ये डेफिनेटली सच बात है। ये आप सबने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो पढ़ी होगी, पढ़ी है सबने। तो जब अपन रोज़ टेस्ट देंगे, रोज़ CSET देंगे तो अपना ब्रेन उस हिसाब से कंडीशन हो जाता है। आप 6 महीने तक रोज़ टेस्ट दे रहे हो, मतलब आपने कोई CSET नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कोई बैकलॉग नहीं रखी आपके ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है, तो लास्ट में उतना ही परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप टेस्ट स्किप करने का सोचो या सोचो कि आज बंक मारते हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है छुट्टी मिले तो एंजॉय करो, लेकिन जब पढ़ने का टाइम है उस टाइम अगर आप ये सोचोगे तो ये बात ध्यान में रखना है कि कोई बंदा कहीं बैठा है और वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा उस दिन, और वो वहाँ पे इफेक्ट डालेगा और आपकी रैंक में भी वो दिखेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी तैयारी करनी है और टेस्ट को स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो बिल्कुल सही बात बोली दीपांशु ने, दीपेंद्र ने कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप अगर मूवी देखने भी जा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है यार आप रोबोट तो नहीं हो, है ना, यू हैव इमोशंस ऑल्सो।
तो आप चले जाओ ना यार मूवी देखने, लेकिन आपको पता है कि मैंने 3 घंटे की मूवी देखी तो आपको फिर 6 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी यार। कंपनसेशन तो चाहिए ना, जब बॉडी कंपनसेट करती है तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने टाइम को कंपनसेट, राइट? ऐसा कोई अपने आप को देखो, पढ़ाई को ना एंजॉय करना है यार दोस्तों यार, मतलब लाइक आपके ऊपर ना बर्डन नहीं बनाना। हमने ये सेशन इसलिए नहीं रखवाया कि बस आज तो भाई साहब किताबें जाके फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लाइक समझ रहे हो बात को। और मैं कह रहा हूँ यार मोटिवेशन से ना ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा यार, अपने अपना इंस्पिरेशन बनाओ, ठीक है? मोटिवेशन से आप 4 कदम चल जाओगे लेकिन 5वें दिन आप खुद ही फेड अप हो जाओगे कि छोड़ना है यार, क्योंकि यार यू नो ना ओवर एक्साइटेबिलिटी तो वो खत्म हो जाएगा। आप एक इंस्पिरेशन बनाओ, आप सोचो कि यार मुझे भी अगले बार यहाँ पे आना है, ये इंस्पिरेशन है, ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो ऐसा नहीं है यार हाउ टू रीस्टार्ट एंड हाउ टू मोटिवेट इन 10 मिनट्स, वो तो यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगा, बट आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, समझ रहे हो बात को। और दूसरी बात है ना, मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा कि अपना जो ये यूट्यूब पे दुनिया भर के सेशन चल रहे हैं ना, ये पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस, पेपर यहीं से आएगा, ये शॉर्टकट वो मैं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये फालतू बकवास है। पता नहीं कौन सा पत्थर फेंकेंगे आसमान में छेद हो जाएगा, अरे यार कुछ भी नहीं होता भाई। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, नहीं निकलेगा पेपर, मैं सच बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा पेपर, समझ रहे हो। आप नर्सरी क्लास में थे या फर्स्ट क्लास में थे तब भी घर वालों ने यही बताया था, बेटा पढ़ेगा तो पास होगा यार, ऑब्वियसली बात है, यही एक चीज है यार। अगर किस्मत के भरोसे सब कुछ बैठा होता तो फिर यार ये लोग रात को 4-4 बजे तक तो क्यों ही पढ़ रहे होते, सब किस्मत का ही खा रहे होते। किस्मत से कुछ नहीं होता भाई, आपको मेहनत करनी है एंड दैट्स इट। आप कितना स्मार्टली मूव करते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप को इतना मोटिवेट मत करने लग जाना, मोटिवेट होके कुछ नहीं होता भाई। मोटिवेट होके जैसे यहाँ से मोटिवेट होकर निकलोगे, बाहर कोई बढ़िया सा डिस्ट्रैक्टर दिख गया ना तो आप खत्म। तो अपने आप का ना इंस्पिरेशन बनाना कि भाई मुझे तो ये इसकी तरह बनना है यार, मुझे ना यहाँ पर इतनी रैंक लेके आनी है यार। ये आपके पेरेंट्स का और आपका ही तो गोल है, और पेरेंट्स की और पवन सर की और मेरी बात का तो बुरा मत ही मानना प्लीज, मानोगे उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना। मतलब हम लोग आपको ना बस पेरेंट्स और हमारे अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन है यार, हम आपको फेलियर नहीं देखना चाहते, सिंपल सी बात है ना। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि यार माँ बाप आपको सक्सेस देखना चाहते हैं, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते, इन फ्यूचर से आप स्ट्रगल करें लाइफ टाइम। उनके पीछे इंटेंशंस बुरा नहीं है, वो अपने तरीके से आपको कहने की कोशिश करेंगे, मानना नहीं मानना वो आपका तरीका है यार वो इतने ज्यादा वो नहीं है ना, वो इतने ज्यादा मॉडिफाइड नहीं है, तो वो जो बोले उनको सुनना समझना, हो सकता है तुम उसमें अपना बेटर इनपुट कर सकते हो, लेकिन उनकी बात का बुरा मत मानना, है ना। पवन सर की बात का बुरा मत मानना, मेरी बात का तो मत ही मानना, है ना। पवन सर तो फेंक भी देंगे उठा के यहाँ से चलो खैर, सारी बातें मजाक से हटके, आपके कुछ डाउट्स हैं, आपकी कुछ बातें हैं तो आप दीपेंद्र और लाइक चित्रांश से पूछ सकते हैं, बाकी नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वैसे इन्होंने सारी बातें कवर कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, एनीबडी एल्स नोबडी। देखो शर्माना वर्माना नहीं है, देखो यार। हाँ दोनों को बुलाने के पीछे बात यही रहा है हाँ कि आपको XYZ आपकी जर्नी में जो चैलेंजेस हाँ, और दूसरी बात डिस्कस कर लो, बिकॉज़ ये भी 2 दिन बाद वहीं बैठे थे। और मैं आपके लिए एक और सहूलियत हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको हमारे सामने नहीं पूछना, हम चले जाएंगे। कि मतलब हो सकता है यार, एक सेम एज ग्रुप में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर वो नहीं मान रही है, अब उसको कैसे मनाऊं कि वो नहीं पढ़ने दे रही है, अब उसको कैसे मनाऊं, आपने कैसे मनाया। तो हाँ ना, तो मतलब वो आपका पर्सनल अगर ऐसा है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, आप आराम से पूछ लीजिए, ठीक है। तो हाँ, एक भाई ने हाथ खड़ा किया था। हाँ, C+ में उनको डाउट आ रहा है, तो C+ कितना किया, कैसे किया, क्या करना ही जरूरी है, नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, कैसे किया। मैंने C+ नहीं पढ़ा। देखो पढ़ाई की तो लिमिट नहीं है, और मुकम्मल सर जब आएंगे ना तो उनका शायद पहली क्लास में ये स्टेटमेंट रहेगा कि बेटा तुम नौकरी लगने आए हो और नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। तो जैसा मैंने कहा ना कि लिमिटेड कंटेंट, हाँ हो सकता है इशू आएगा कॉन्सेप्ट में, तो जब आप उसे 3 बार रीड कर लोगे या रिवाइज कर लोगे ना, तो 4थी बार उस कॉन्सेप्ट को अपने आप आपके दिमाग में जाना पड़ेगा।
जाना ही पड़ेगा, वो चल जाता है, मतलब अपन को भी नहीं पता कैसे गया क्या हुआ, लेकिन अगर किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक चीजें समझने में आने लग जाती है और लिंक होने लग जाती है। तो देखो ऐसा है कि C+ ले और पढ़े, उसके लिए चाहिए टाइम, जो है नहीं। और अगर C+ ही सब कुछ होता तो फिर ये लोग क्यों ही इसको शुरू करते। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि हो सकता है कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, थोड़ा स्ट्रगल हो एज कम्पेयर C+, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं उस स्ट्रगल को। तो आपको रिवीजन 2 बार ज़्यादा करना है उनसे बस, सच में। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को जैसे समझ में नहीं आया और 3 बार पढ़ लेंगे ना, तो चौथी बार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। और फिर भी नहीं आती है तो यहाँ ये बैठे हैं ना टीचर्स, और C+ में और इसमें यही ज़्यादातर मेरे से जो भी डिस्कस करता है वो यही करता है कि यार ये तो थोड़ा फास्ट होता है, समझ में नहीं आता, 7-7 दिन में वो बिजी होती है, ये होता है वो होता है। मैंने भी फंडा मेरी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ी थी, इवन फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ी, फिर भी मुझे अच्छे से समझ में आई। तो वही है कि जितना रिविज़न आप करोगे ना उतना ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होती जाएगी। पर हाँ, ये मत सोचना कि C+ ले लेता, इससे परफॉर्मेंस थोड़ा हिचकिचा सकता है। जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है बस। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर C+ चाहिए ना, मतलब C+ से सिलेक्शन लेना है तो आपको यू हैव टू वेट 1.5 ईयर। आई थिंक अगर आपको 6 महीने में निकलना है ना, तो यार पहली नज़र का इश्क है कि पहली बार में अगर कोई चीज़ पढ़ी और आपको इश्क हो गया तो फिर वो शायद क्लासरूम ही है। इससे ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ है। एनीबडी एल्स गाइस? पूछिए, अपने डाउट निकालिए। कोई डाउट नहीं है? या तो बहुत अच्छा समझाया है, या तो क्लियर है या फिर क्लियर है। ऑल गुड, ऑल फाइन गाइस। सो गाइस, आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट टाइम इधर आएंगे? ये भी नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे? अच्छा, मुझसे नहीं कर सकते, अपने आप से तो कर सकते हो यार। मतलब अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो शायद हम गलत जगह पे हैं, तो गलत जगह और गलत एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक ना कि। तो आप रेडी हैं? मतलब 13 सितंबर के लिए 13 ही है ना इस बार? पहले 13 थी, पर अभी मैं भी देख रहा हूँ तो बार-बार सितंबर में रेडी हैं आप? 12-13 वॉट एवर इट विल बी, बट यू आर रेडी और नॉट? पक्का आप अपना 100% देंगे ना? ठीक है, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द परफेक्ट, सो डोंट कंपेयर विद एनी अदर्स, राइट? You are the best and you are doing good, you are doing very well, and just keep faith and just keep, like, you know, उस एनर्जी पे भरोसा रखो यार, और खुद की पढ़ाई पे भरोसा रखो, and one day definitely everything will gonna fine। ठीक है, कोई नहीं सोचता था, इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि शायद हमारा इंटरव्यू होगा, बट हाँ, इन्होंने एक उम्मीद के साथ शुरू किया कि हम आएंगे। और नॉलेज इज जस्ट नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, इट्स एवरीडे प्रोसेस। हर दिन कुछ सीखिए, नया नया सीखिए, और लर्निंग एटीट्यूड रखिए हमेशा। आपको कभी भी कोई भी कुछ भी सिखा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? अपने आप के अंदर ईगो और एटीट्यूड मत आने देना यार कि कोई मुझे कैसे सिखाएगा। नहीं, ऐसा कभी गलती से मत करना। मतलब मैं जितना मैं जानता हूँ चित्रांश को और दीपेंद्र को, मैं नाम में इसमें बड़ा कंफ्यूज होता हूँ यार शुरू से, क्योंकि मतलब इन दोनों की पर्सनैलिटी ना बिल्कुल अपोजिट है। चित्रांश जो है ना वो बिल्कुल चुलबुला सा है, और दीपेंद्र जो है वो बिल्कुल लाइक यू नो इनोसेंट और एक जगह साइलेंट होकर के बैठने वाला इंसान है। तो अगर किसी कोने में दीपेंद्र बैठा होगा तो थोड़ी देर बाद दीपांशु चल के वहां पे जाएगा, सॉरी चित्रांश चल के वहां पर जाएगा। ठीक है, तो दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसा जज मत करना अपने आप को और अपने दोस्तों को। ठीक है, तो जितना मैं समझ पाया हूँ, मतलब मैंने ठीक समझा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नोबडी इज राइट और रॉन्ग, सिर्फ समय बताता है कि आप सही थे या गलत थे, राइट? चलिए, हाँ, एडोहब का फर्स्ट स्टूडेंट ये था, फर्स्ट एडमिशन ये था, और शायद मैं था उस टाइम पे यहाँ पे जब मारवा सर की क्लास थी, है ना? चलो खैर, बातें कभी खत्म नहीं होती है। आप लोगों के सवाल हैं तो प्लीज आप लोग पूछिए, अदरवाइज हाँ बेटा
अभी सर बात कर रहे थे आपसे कि सितंबर में एग्ज़ाम है, तो वहाँ से मुझे एक बात याद आई है। पिछले साल जब सितंबर में बच्चों का पेपर हुआ था और ये लोग जब अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम बीच में दिवाली आई थी। मैंने इनसे उस दिवाली से पहले कहा था, मैंने कहा इस दिवाली अपने आप को हो सके जितना साइलेंट रखो, समय खर्च मत करो, हमें अगली दिवाली जो है बड़ी धूमधाम से मनानी है। मैंने ये स्टेटमेंट कहा था कि ये दिवाली जो है ठीक है, अभी तुम एस्पिरेंट जीवन में हो, एस्पिरेंट लाइफ में हो, अभी एक ही काम है और वो है तुम्हारा कि जितने सेक्रीफाइसेस कर सकते हो खुद के लिए उतने कर दो, लेकिन अगली दिवाली धूमधाम से मनानी है। और इस बार की दिवाली कैसी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि नो डाउट सर सिलेक्शन हो चुका है, परिवार में सरकारी नौकरी आ चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगली दिवाली हो चुकी है ये सब। हाँ, ये दिवाली हो चुकी है, लेकिन मैं एग्जैक्ट जिस दिवाली आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। ये दिवाली क्या हो गया, घर में लक्ष्मी आ गई। त्योहार की जो बात होती है, तो मैं उस त्योहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूँ। तो चलिएगा फिर दोस्तों, इस सेशन को अपन यहीं वाइंड अप रखते हैं। उसके बाद आपके जो सेशंस हो, सवाल हो, वो कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग्स हो जाए इन लोगों के लिए।